Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel Study Motivation. Here you get daily notes and study material. Also, I will provide you creativity and motivational videos here. Guys, आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स. Class 11th Statistics Chapter 1 named Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. ये चैप्टर फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स का और बेस है. चैप्टर बहुत इजी है और वैसे ये थियोरेटिकल है बट बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया इजीली तो आप आगे वाले चैप्टर भी इजीली कवर कर पाओगे. इसमें सिर्फ हमें स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है और इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है. तो अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. छोटा सा चैप्टर है तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स होता है जो वो ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. तो लिमिटेड रिसोर्स से ह्यूमंस की अनलिमिटेड नीड्स और उसकी वांट्स कैसे कंप्लीट होती है. द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस of how the human beings deal with the limited resources to satisfy their unlimited wants. According to Alfred Marshall के अनुसार इकोनॉमिक्स की डिफाइन है the study of man in the ordinary business of life. कि मैन के बारे में पढ़ना ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में. इसमें हम बेसिकली डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का. कंज्यूमर सबसे पहले डेफिनेशन है इसमें कंज्यूमर. अब कंज्यूमर कौन होता है. कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. वो पर्सन जो अपनी वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है. कंजप्शन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंजप्शन. Consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. कि यूटिलिटी वैल्यूज गुड्स की यूटिलिटी वैल्यूज को यूटिलाइज करना अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए क्या होता है कंजप्शन. उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंजप्शन. तो ये डिफाइन एक बेटर वे में अच्छी लगती है क्योंकि अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो भी मार्क्स तो मिलेंगे बट अगर हम खाली ऐसा लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन दैट इज ऑल्सो द डिफाइंड ऑफ कंजप्शन. बट अगर हम ये वाली डिफाइन लिखेंगे तो वो एक बेटर लगेगी, वो अट्रैक्टिव लगेगी. तो इसलिए ये डिफाइन लर्न करनी जरूरी है. प्रोड्यूसर अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम. कि वो जो गुड्स और सर्विसेज को बेचता है या प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है प्रोड्यूसर. क्यों करता है ऐसा वो क्योंकि उसको इनकम चाहिए. इनकम नहीं मिलेगी तो वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारा करेगा. तो इसलिए प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उनको मार्केट में सेल करता है ताकि उसको इनकम मिले, उसको प्रॉफिट हो. अब प्रोडक्शन जैसे हम कंजप्शन पढ़ा था ऐसी प्रोडक्शन क्या है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग. किसी भी रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं प्रोडक्शन. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. हम आगे बढ़ते हैं. सेविंग. व्हाट इज सेविंग. सेविंग it is the part of income which is not consumed. It is an art of abstinence from consumption. कि वो पार्ट इनकम का जो कंज्यूम नहीं हुआ. हमने सेविंग्स कहते हैं ना अपने घर में भी कि इस मंथ हमने इतनी सेविंग्स करी है जो हमने यूटिलाइज नहीं किया, जो हमने फ्यूचर के लिए अपने पास संभाल के रखा ताकि वो हमारे फ्यूचर में एज अ प्रॉफिट हमारे लिए आ सके, काम आ सके. इट इज एन आर्ट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन. एक कंजप्शन से बचाने की आर्ट को सेविंग कहते हैं. कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारे पास बचता है उसको क्या कहते हैं सेविंग. इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम. कि वो जब प्रोड्यूसर्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जब वो
पैसे लगाता है किसी चीज, ऐसी चीज को, ऐसी एसेट को खरीदने में। एसेट्स आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे। एसेट्स वो होता है जो हमारे लिए एक प्रॉफिट के रूप में साबित होता है, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जो काम कर रहे हैं हमारे उसके लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए। वो एसेट्स जो हम, वो एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स को बाय करने में लगाते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उससे प्रॉफिट मिले, वो कौन होता है? इन्वेस्टमेंट। हम कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करिए, क्यों? ताकि वो एक हमारे लिए इनकम का सोर्स बने। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। कि वो एक्टिविटी जो, पहले तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, पर इसमें क्या है, जो वो एक्टिविटी जो स्कार्स मीन्स के यूज से बिलोंग करती है। स्कार्स मीन्स क्या होता है? स्कार्स मीन्स वो होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो अनलिमिटेड नहीं होते। मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट हमारे वांट्स क्या होती है, ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। तो जो एक्टिविटी स्कार्स मीन्स से रिलेटेड हो, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग इन अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि वो प्रॉब्लम कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है पर ह्यूमन नीड्स, ह्यूमंस वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो इससे जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन मैंने बता दिया आपको, प्रोडक्शन भी बता दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक मिनट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अब एक बिजनेस स्टार्ट किया, पहले एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से इजीली समझ आता है और हमें याद भी रह जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है। अब उसकी बिजनेस में खाली उसने पैसा तो नहीं लगाया, या पैसा उसने लगाया चलो, तो खाली उसके अकेले से बिजनेस नहीं चल रहा। एक बिजनेस है तो उसमें जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके अकेले बिजनेस करने से बिजनेस नहीं चलता। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसकी जो इनकम जनरेट होती है, जो तो वो कई हिस्सों में डिवाइड होती है। वो डिवाइड कैसे होती है, किस किस में डिवाइड होती है? 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जो ये इनकम जनरेट होती है वो इन चारों में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? क्योंकि जो लैंड है, वो जो लैंड दे रहा है हमें, उसको रेंट की फॉर्म में जाती है। लेबर को वेजेस की फॉर्म में, और कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में। से हम बैंक से कैपिटल लेते हैं, लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट देते हैं बदले में। और जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको प्रॉफिट्स की फॉर्म में। क्यों करता है बंदा बिजनेस? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, उसको पैसा चाहिए होता है, तो उसको प्रॉफिट की फॉर्म में जो मिलता है क्या? इनकम का पार्ट। अब आगे स्टैटिस्टिक्स। A plural sense, statistics refers to information in terms of numbers or numerical data as population statistics, employment statistics, etc. Statistics का मीनिंग प्लूरल सेंस में अलग होता है और सिंगुलर सेंस में अलग होता है। हम दोनों पढ़ेंगे। एज अ प्लूरल सेंस क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में हो, जैसे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। ये वैसे बहुत इजी है, अगर मैं दोबारा समझा देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स वो इंफॉर्मेशन होती है जो न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में होती है। अगर हम बाउले की उसमें देखें, बाउले के अनुसार स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती है फैक्ट्स की किसी भी इंक्वायरी के डिपार्टमेंट में जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। हमेशा स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड डाटा ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि हम डाटा वही कंपेयर कर सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जो रिलेटेड ही नहीं होगा वो कंपेरेबल भी नहीं हो सकता। जैसे हम एक बच्चे की एवरेज, मतलब एक क्लास की एवरेज हाइट को दूसरी क्लास की एवरेज हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, उसको एवरेज वेट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि उनका कोई कंपेयर ही नहीं है।
अब आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल सेंस में पढ़ रहे हैं हम पहले, तो इसमें फीचर्स क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक फैक्ट्स के रिलेटेड नहीं होती, इसमें हमेशा मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम एक फैक्ट लेंगे तो उसमें हम एक फैक्ट को कंपेयर किससे करेंगे? वो एक सिर्फ डाटा, उसको रो डाटा बोलेंगे। एक फैक्ट हमेशा रो डाटा में आएगा, बट अगर काफ़ी सारे फैक्ट्स हो न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में तो वो स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। स्टैटिस्टिकल डाटा हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, वेदर इट इज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, वेदर इट इज एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट, एनीथिंग दैट्स इन स्टैटिस्टिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा affected by multiplicity of causes. Statistics are always affected by multiplicity of causes. There is not a single cause related to a particular statistics. क्यों? क्योंकि अगर एक कॉज होगा तो उसका कोई स्टैटिस्टिक्स में ये इसकी फीचर भी है और उसकी लिमिटेशन में भी आती है ये कि इसमें बहुत सारे कॉसेज होते हैं, एक कॉज से नहीं बनती। रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, पर वो कम्प्लीटली एक्यूरेट कभी भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम एक एवरेज देखते हैं तो हमेशा जो हर मेंबर होता है उस एवरेज का, उसको डाटा एवरेज के साथ रिलेट करना जरूरी नहीं होता। तो इसमें रीजनेबल एक्यूरेसी होती है कि कभी कभार कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 90% तक एक्यूरेसी हो जाती है, बट मोस्टली केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, कम एक्यूरेसी होती है। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा वही रिलेट करते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, हम वही स्टडी करते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज स्टडीड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। हमें पर्पस पहले से पता होना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं तो हमें पता है क्यों निकाल रहे हैं, हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें उसकी एवरेज हाइट चाहिए। एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड होता है। इन्यूमरेटेड यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड का मतलब क्या होता है कि एस्टिमेट करना। स्टैटिस्टिक्स में एक सैंपल के बेस पे भी डाटा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने ब्लड ग्रुप ही देख लो, जैसे हम लेते हैं अपना ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं कौन सा है, तो वो एक ड्रॉप देखता है हमारे ब्लड की, पूरा ब्लड तो चेक नहीं करता डॉक्टर, सिर्फ एक ड्रॉप देखते हैं, उसके बेसिस पे पूरा हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसे एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड का मतलब होता है पूरा स्पेसिफिकली हर चीज काउंट करके जिसे एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश की जाती है। कि हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जब सर्वे होते हैं तो वो हर एक मेंबर को देखते हैं, अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि जो डाटा वो 100% एक्यूरेट हो। तो ये थे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स इन द प्लूरल सेंस। अब हम पढ़ेंगे इन सिंगुलर सेंस व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स मीन्स। अ सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स, अ सिंगुलर सेंस, इट रेफर्स टू techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। एक सिंगल सेंस में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में वो मेथड्स काउंट स्टडी करते हैं हम जो किससे रिलेटेड होते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ये 5 के 5 स्टेजेस हम आगे पूरे डीप में पढ़ेंगे, एक अलग अलग चैप्टर होंगे इनके बेसिस पे। सेलिजमैन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड थ्रू सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। किसी भी टॉपिक की इंक्वायरी करने के लिए जब हम इन मेथड से डील करते हैं तो वो किस में आते हैं? स्टैटिस्टिक्स में। अब आगे हम पढ़ते हैं फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स? आखिर क्यों हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ताकि हमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मिल सके। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ी थी कि जो ह्यूमन नीड्स आती हैं वो अनलिमिटेड होती है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कि नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, नंबर्स की फॉर्म में उसको जब हमें स्टडी करनी होती है तो वो किस में आता है? स्टैटिस्टिक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के लिए। इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने के लिए, चाहे वो सेक्टर में एक पर्टिकुलर एरिया में हो या उससे बाहर का हो, तो उसमें कंपैरिजन करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम अपने उसमें उसको और अच्छा कर सकें,
उसमें फर्दर कुछ अच्छा कर सके, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, हम उसका सोल्यूशन कर सकें। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर वर्क करती है कि उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। कॉज मतलब कि कारण, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या पड़ रहा है, तो ये उस पर वर्क करती है। अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर हमने इसमें कुछ अच्छा करना है, इसमें अपने में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ सुधार लाने हैं, तो हमें क्या मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स वर्क आउट कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स, हम इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज भी पढ़ते हैं और मॉडल्स भी पढ़ते हैं, इसमें बनते हैं, ये आप फर्दर पढ़ोगे। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब कि आगे इकोनॉमी के बारे में पहले हम डिटेक्ट कर सकें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके में फ़र्क क्या होगा, हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, और अगर हमारी कंडीशन ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा फर्दर रिजल्ट। कि वो इकोनॉमी के बारे में पहले से फोरकास्टिंग मतलब बताना उसके बारे में पहले ही। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, जब हमने कंक्लूजन निकाल दिया, हमें पता चल गया कि इसमें ये गड़बड़ है तो हमें ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, तो हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर को पता चल जाता है कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर को ये जान सकता है कि कितनी कैपेसिटी है लोगों की टैक्स पे करने की, तो वो उस हिसाब से टैक्स को पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सके, ताकि सारे लोग टैक्स तो दें एटलीस्ट। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आगे हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका प्रॉफिट होता है उसका लॉस भी होता है। जहाँ एडवांटेजेस होती हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हर साइड सिर्फ एडवांटेज हो, हमेशा हर चीज़ की डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होती हैं। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके बाद हमारा बस एक ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ओके, तो लिमिटेशंस क्या क्या है। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होगी। स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ डील करती है। इसमें हम वही डाटा पढ़ते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में हो। ये हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे गौर नहीं करती, इसको सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा से डील करनी होती है। अगर हम ये देखें कि एक बिजनेस में एक इकोनॉमी को उसकी रेपुटेशन से फ़ायदा हो रहा है, तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा कैलकुलेट होता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स होगी, इसमें सिर्फ एग्रीगेट्स कैलकुलेट होते हैं। मतलब कि अगर स्टैटिस्टिक्स में हमेशा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सिंगल फैक्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि वो रॉ डाटा है और उसको हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, एक एवरेज पर ही हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू है। क्योंकि अब अगर हम एग्जांपल लें कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम है 50,000, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक बंदे की इंडिया में रहने वाले 50,000 इनकम होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब है। ये तो सिर्फ एक एवरेज है जो हमें 50,000 दिखा रहा है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, बिना रेफरेंस के रिजल्ट्स रॉन्ग भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर एविडेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर रेफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स को वही यूज कर सकता है जिसके पास स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो, जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानता हो, अदरवाइज और कोई इससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स। प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ये भी इसकी लिमिटेशन में आता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो मिसयूज में आजकल आ रहा है। एक और टर्म पढ़ते हैं जिसमें नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, economic equilibrium, it is the state at which the consumer finds his goods to be the best quality and cheaper, whereas the producer finds that his profit is maximum. कि दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस हो जाती है जब, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। कि प्रोड्यूसर को चाहिए उसका प्रॉफिट होना चाहिए और कंज्यूमर को चाहिए उसको कम अमाउंट में अच्छे गुड्स मिले। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप यू हैव क्लियर्ड योर concepts, and if you have any doubt you can ask me in the comment section.
आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू विद द बेस्ट आंसर। तो आपके नोट्स के लिंक मैंने आपको कहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं और ये जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स थी वो भी हैं। तो आप दोनों में से दोनों डाउनलोड करना चाहो तो दोनों कर सकते हो या कोई एक भी कर सकते हो, एज पर योर नीड्स एंड वांट्स। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं ये कहना चाहूँगी एट लास्ट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं फर्दर वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू। Stay safe, stay home and stay protected from coronavirus. Thank you.